नमस्कार दोस्तों। आज हम सॉइल साइंस के टॉप 10 एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। प्लांट इसे एनएन फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होगा, मीन्स पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो इसकी अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजनेस का एक कंस्टिट्यूएंट है। ये आयरन के एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ये सोइल और प्लांट में मॉडरेटली मूवेबल होता है। प्लांट में मॉडरेटली मूवेबल होने के कारण इसके जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो ओल्डर लीव्स में पहले दिखाई देंगे। इसकी डिफिशियंसी के कारण कॉलीफ्लावर में पिप्टिल डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेन सोइल का पीएच कितना होता है। वैसे तो लेस देन 8.5 होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 8.5। ये टेबल में सोइल्स की ईएसपी, पीएच और ईसी दिया है। ईएसपी का मतलब होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अगर ईएसपी 15 से ज़्यादा है तो पीएच भी 8.5 से ज़्यादा होगा। ईएसपी ज़्यादा तब होगी जब सोइल में एक्सचेंजेबल सोडियम ज़्यादा होगा। अगर बात करें सोडिक सोइल की तो इसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेंट ज़्यादा होता है। इस कारण सोडिक सोइल में एक्सचेंजेबल सोडियम भी ज़्यादा होगा, मीन्स मोर देन 15। लेकिन सेलेन सोइल में एक्सचेंजेबल सोडियम कम होने के कारण ईएसपी लेस देन 15 होगा। जिसका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से ज़्यादा है उसकी ईसी 4 से कम होगी। लेकिन सेलेन एल्काली सोइल में तीनों चीज़ें ज़्यादा होगी, मीन्स ईएसपी मोर देन 15, पीएच मोर देन 8.5 एंड ईसी मोर देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सोइल को इंटेंसिव सोइल कंजर्वेशन के द्वारा कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि यहाँ कल्टीवेशन की बात की गई है और केवल क्लास 4 तक ही सोइल कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें इंटेंसिव सोइल कंजर्वेशन मेथड के लिए कहा गया है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज क्लास 3। कल्टीवेशन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सोइल को हम 8 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। स्टार्ट की 4 कैटेगरीज कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होती है और रिमेनिंग 4 क्लासेस अनसुटेबल होती है। अगर बात करें क्लास 1 की तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। इस कारण से ये इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सोइल है। इसमें कोई भी कंजर्वेशन मेजर लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज कर लेते हैं। क्लास 2 में कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे कि जेंटल स्लोप। इसमें मॉडरेट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जैसे कि स्ट्रिप क्रॉपिंग और कंटूर टिलेज को अडेप्ट करते हैं। क्लास 3 की बात करें तो इसमें सीवियर लिमिटेशन होता है, इस कारण इसमें स्पेशल कंजर्वेशन मेजर की जरूरत होती है। और क्लास 4 में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होने के कारण इसे मेनली पास्चर या हे के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट 4 क्लासेस कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए मेनली इन्हें ग्रेजिंग और फ्रोस्टी के काम में रहते हैं। अगेन इसमें भी क्लास इंक्रीज होने के साथ साथ लिमिटेशन भी बढ़ती जाएगी। और क्लास 8 में लिमिटेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण इसे वाइल्ड लाइफ और वाटर सेट प्रोटेक्शन के लिए यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पोटेशियम से पोटेशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1.2। कुछ और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर देख लेते हैं। अगर ऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना है तो ऑर्गेनिक कार्बन को 1.724 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वहीं अगर ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करना है तो ऑर्गेनिक मैटर को 0.58 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फास्फोरस को अगर 2.29 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें P2O5 मिल जाएगा। और वहीं P2O5 को 0.47 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें फास्फोरस मिल जाएगा। और अगर पोटेशियम ऑक्साइड से पोटेशियम में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन फैक्टर होगा 0.83। और अगर इसका रिवर्स कर दे तो कन्वर्जन फैक्टर होगा 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। कई स्टूडेंट को यहाँ डाउट रहता है। वो सोचते हैं कि एसएसपी में फास्फोरस और सल्फर दोनों मिलते हैं, डीएपी में 2 न्यूट्रिएंट मिलते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और अमोनियम सल्फेट में भी नाइट्रोजन और सल्फर मिलते हैं। और वो सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में 2 न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन नहीं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि वो फर्टिलाइजर जो 2 या 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट को सप्लाई करे, मीन्स वो फर्टिलाइजर जिसमें एनपीके में से कोई भी 2 या फिर तीनों सप्लाई करेंगे तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। यहाँ ऑप्शन में एसएसपी और अमोनियम सल्फेट दोनों 2 न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक न्यूट्रिएंट ही प्राइमरी है और सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डीएपी। फर्टिलाइजर्स के कुछ और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहला है स्टेट फर्टिलाइजर। ये वो फर्टिलाइजर है जो केवल एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, मीन्स एनपीके में से केवल एक को सप्लाई करेंगे। यहाँ ध्यान रखना कि केवल प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात चल रही है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट से कोई मतलब नहीं है। स्टेट फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट। सेकंड है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसमें वो फर्टिलाइजर आएंगे जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनमें से कोई भी 2 या फिर तीनों को सप्लाई करें। इसके एग्जाम्पल हैं डीएपी, नाइट्रोफॉस्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। अगर 2 स्टेट फर्टिलाइजर को मिक्स कर दे तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड फर्टिलाइजर।
कंप्लीट फर्टिलाइजर वो होंगे जिसमें तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट हों, और इनकम्प्लीट वो होंगे जिसमें तीनों नहीं हो। अगर किसी फर्टिलाइजर में प्राइमरी न्यूट्रिएंट 25% से कम है तो उसे हम कहेंगे लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, और अगर प्राइमरी न्यूट्रिएंट 25% से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जो अगर यूरिया में ज़्यादा है तो उसे हम फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो कंपाउंड कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बायूरेट। मैक्सिमम लिमिट है 1.5%। अगर फोलियर स्प्रे की तरह यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट होगी 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सिट्रिक सोल्यूबल फॉस्फेट है। सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बेसिक स्लैग। सोल्यूबिलिटी के आधार पर 3 तरह के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं। पहला है वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट, जिन्हें हम मोनोकैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट और कंसनट्रेटेड सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट है सिट्रिक सोल्यूबल फॉस्फेट। इसके एग्जाम्पल है बेसिक स्लैग, डीसीपी और रेनियनिया फॉस्फेट। और तीसरा है इनसोल्यूबल। इसके एग्जाम्पल है रॉक फॉस्फेट और रॉक बोन मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है रनिंग वाटर के द्वारा सोइल डिपॉजिट की जाती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एलुवियल। ये टेबल में कुछ और टाइप्स दिए हैं। सोइल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि सोइल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना। अगर सोइल ग्रेविटी से मूव कर रही है तो उसे हम कहेंगे कोलुवियल। वाटर से मूव कर रही है तो उसे बोलेंगे एलुवियल। आइस है तो बोलेंगे ग्लेशियल। अगर विंड से ट्रांसपोर्ट हो रही है और उसमें सेंड ज़्यादा है तो उसे कहेंगे एयोलिन, और सिल्ट ज़्यादा है तो उसे कहेंगे लोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब बेसिक इग्नियस रॉक में सिलिका कंटेंट कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 55 to 60%। ये सिलिका कंटेंट के आधार पर रॉक्स के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। जितना ज़्यादा सिलिका कंटेंट होगा उतने रॉक्स एसिडिक होगी। एसिड रॉक्स में मोर देन 65% सिलिका कंटेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और रियोलाइट। अगर सिलिका 56 to 65% है तो वो इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी में आएगी। इसमें 2 कैटेगरी और होती है, सब एसिड रॉक जिसमें 60 to 65% सिलिका होता है, और सब बेसिक रॉक जिसमें 56 to 60% सिलिका होता है। लास्ट है बेसिक रॉक्स, इसमें सिलिका कंटेंट होता है 40 to 55%। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। लास्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ये कहाँ लोकेटेड है? सही आंसर है ऑप्शन बी, CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये करनाल हरियाणा में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ये नागपुर में है। यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।